हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अकाउंटेंसी की 10th क्लास में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, जिससे 2017 में जब यूपीएससी एपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस इतने इजी थे कि अगर आपने ये पूरा वीडियो भी देख लिया तो सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। ठीक है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, इवन आप खुद खुद उन्हें अटेम्प्ट करके देखिए, खुद क्वेश्चंस पढ़ के देखिएगा। 2017 के क्वेश्चंस वो सब आपको बहुत ईजी लगेंगे। बस एक आपको 30 to 40 मिनट्स का वीडियो देखना ही है और एंड तक देखना है। ठीक है, 2 मिनट या 4 मिनट में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप टॉपिक को एंड तक देखते हैं, ठीक है, और आपके छः छः क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2020 में, ठीक है, तो इसका मतलब 10% मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे कट ऑफ के। ठीक है, और टोटल मार्क्स के एटलीस्ट 5% मार्क्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में या 30 मिनट्स में आपका 10% मार्क्स कवर हो रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना चाहिए। ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, और खासकर नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो चीज़ें आप 5 महीने से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट उसे 5 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ें नई है, आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, भले ही रिपीट पे देखिए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ये बल्कि 11th क्लास होगी कॉमर्स अकाउंटेंसी की। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी है। मैंने अकाउंटेंसी का सॉल्व्ड पेपर वीडियो के साथ एक एक न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करके वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेबर लॉ का भी क्या कहते हैं, हमने टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो डाला हुआ है। ये 11th क्लास अकाउंटेंसी की होने वाली है और 4th क्लास हो चुकी है हमारी लेबर लॉ से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये टॉपिक से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट का टेलीग्राम चैनल पे लगभग 10 से 12 सॉरी 40 से 50 चीज़ों का वो दे दूंगा, उसे आप पढ़िए। ठीक है, ये सारा रिवाइज भी हो जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, कैपिटल आइटम क्या होता है और रेवेन्यू आइटम क्या होता है। रेवेन्यू आइटम्स टू डिटरमाइन विच आइटम अपीयर्स इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले देखते हैं कि रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे इसको शो किया जाता है। ठीक है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है। ठीक है, जैसे रेवेन्यू आइटम्स जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो किए जाते हैं, कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। अब हमें जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं उनसे नेट प्रॉफिट पता करना होता है। ठीक है, और वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होते हैं बैलेंस शीट में जाकर। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, और हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, मैचिंग प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उससे रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से मैच करके हमें प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि जब हम क्या कहते हैं गोल्ड एक्सट्रैक्शन के केसेस में रेवेन्यू से कब कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड के केसेस में जब उससे पैसा रिसीप्ट हो, जब उस क्या कहते हैं हमें ये पता चल जाता है जब सेल होती है। ठीक है, तब, या फिर क्या कहते हैं जब उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो माइनिंग वगैरह के केसेस में रेवेन्यू, ठीक है, गोल्ड हो चाहे अदर माइंस हो, उसको तब रेवेन्यू मान लिया जाता है जब वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेल और परचेज के टाइम पे नहीं माना जाता। पहला क्वेश्चन आपके पहली स्लाइड से ही कवर हो गया। ठीक है, अब पता करना होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होते क्या है। पहले देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कैपिटल इनटू द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। जब ओनर पैसा लगाता है, ठीक है, ये कैपिटल को बढ़ाता है अपने बिजनेस में, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है बिजनेस के लिए। ठीक है, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स कई बार क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स का अमाउंट बढ़ाने के लिए भी पैसा और कंपनी को एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनी लोन, लोन वो भी लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं। ठीक है, सेल प्रोसीड एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी क्या कहते हैं है फिक्स्ड एसेट्स के सेल से पैसा मिलता है हमको। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होते हैं, जो कि पहली बात हमें कैपिटल जो होता है नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब कि वो आपको
डे टू डे ऑपरेशन से नहीं मिलता है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीव्ड जो होता है आपको डे टू डे बिजनेस से मिलता है, ठीक है। और रेवेन्यू जो होता है डायरेक्टली आप जिस बिजनेस से का काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको रिसीप्ट होता है उसको रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। अगर आपका फर्नीचर बेचने का काम है तो फर्नीचर बेच के जो आपको पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू रिसीप्ट बोलेंगे। लेकिन अगर आपका क्या कहते हैं किसी किसी और चीज़ की शॉप है, जैसे कि सपोज आपकी फ़ोन की दुकान है और आप फर्नीचर बेच के पैसे कमाते हैं, तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट के? सेल्स, कमीशन एंड फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। और उसके एग्जाम्पल हमने ऊपर ही देख लिए थे, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस देखिए, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस साल भी इसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। और 5-6 क्वेश्चन अगर आप 6 में से 5 भी स्कोर करते हैं तो भी आपके लिए गिल्ट की बात है, क्योंकि 6 में से 6 इसमें से आसानी से स्कोर किया जा सकता है। फिर आता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। इंक्लूड अमाउंट्स रियलाइज्ड बाय सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स और बाय इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट कब होता है? जब हम शेयर्स इशू करते हैं जनरल पब्लिक के लिए, या डिबेंचर्स इशू करते हैं, उनसे जो हमको पैसा मिलता है, ठीक है, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जब हम हमारा जो बिजनेस का सामान होता है उसको बेचते हैं, ठीक है। इट इज अ रिसिप्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं इनकम के सोर्सेस का सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि उसकी जगह पे ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इट इज अ रिसिप्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनकम, ठीक है। वो सोर्स ऑफ इनकम के लिए होता है, ये इनकम के लिए है, ठीक है। जब भी आपका क्या कहते हैं सेल से पैसा वगैरह मिलता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन जब क्या कहते हैं सेल्स के अलावा आपको किसी से पैसा मिलेगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सरेंडर ऑफ सर्टेन राइट्स अंडर एन एग्रीमेंट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं कोई राइट्स को सबमिट करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई आपने पेटेंट रजिस्टर्ड कराया है, ठीक है, या फिर आपने कोई कॉपीराइट यूज करने के लिए दिया है किसी को, ठीक है, तो उससे भी जो रिसिप्ट होगा वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा आपका, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट एन अमाउंट रिसीव्ड एज अ कंपनसेशन अंडर एग्रीमेंट, ठीक है। कोई कंपनसेशन आपको मिलता है, कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, मतलब कि एग्रीमेंट को तोड़ता है, उससे मिलता है, तो वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट कहला सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, दो तरीके के इनकम होते हैं, एक होता है कैपिटल इनकम, एक होता है रेवेन्यू इनकम, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल इनकम, ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। जब आप क्या कहते हैं कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं या अपने शेयर कैपिटल को बेचते हैं, ठीक है, तो उससे जो इनकम मिलती है उसे कैपिटल इनकम कहते हैं। कैपिटल इनकम इज एन इनकम विच डज नॉट रिलेट टू ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस, जो कि आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। विच डज नॉट ग्रो आउट ऑफ और पर्टेन टू रनिंग ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने से या फिर बिजनेस को रन करने से रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो रिसिप्ट होता है या प्रॉफिट गेन होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल इनकम के एग्जांपल क्या है? शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम का मतलब क्या है? जब आप शेयर को उसके वैल्यू से अबव पे बेचते हैं, ठीक है, जैसे आपका 10 रुपये का शेयर है, आप 11 रुपये का बेचते हैं, तो 11 रुपये में जो 1 रुपया हो गया एक्स्ट्रा उसको प्रीमियम बोला जाता है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर अ वैल्यू मोर देन दैट ऑफ विच इट वॉज परचेज्ड, ठीक है। अगर जितने से का आपका असेट था उससे ज़्यादा का बेचते हैं आप, ठीक है, तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको भी एज अ कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग 2 लाख की खरीदी थी और 3.5 लाख रुपए में बेच दिए, तो 1.5 लाख का क्या हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। नोट ये ज़रूर पढ़िए, ओनली द प्रॉफिट रियलाइज्ड ओवर अबव द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड असेट शुड बी टेकन एज अ कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वाइल द प्रॉफिट रिलेटेड टू ओवर एंड अबव बुक वैल्यू ऑफ असेट till it does not exceed the original cost of asset should be taken as a revenue profit, ठीक है। जब तक कि वो आपका क्या कहते हैं असेट की वैल्यू से ज़्यादा पे नहीं बेचा जाता तब तक उसे आप कैपिटल प्रॉफिट नहीं मान सकते, ठीक है।
तब तक वो रेवेन्यू प्रॉफिट ही रहेगा। जैसे कि ना आप स्क्रैप को बेचते हैं, ठीक है, असेट से जो स्क्रैप होता है उसको बेचते हैं 10 साल यूज़ करने के बाद, तो वो आपके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट आर दोज अर्न इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होता है। रेवेन्यू इनकम इज एन इनकम विच अराइजेस आउट ऑफ एंड द कोर्स ऑफ रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस कंसर्न, जो कि आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है। अगर आपका क्या कहते हैं सोप बेचने का डे टू डे का काम है, तो उससे जो भी इनकम आपको रिसीव होगी वो रेवेन्यू इनकम कहलाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कोई सामान आप बेचते हैं जो कि आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस प्रॉफिट प्रॉपर्टी, डिविडेंड आपको मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो कि आपके शेयर्स की वैल्यू अप्रिशिएट होने पे मिलता है आपको, ठीक है। ये बिजनेस जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं उसको कोई प्रॉफिट होता है, तो उसका जो पार्ट आपको मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर कोई भी पेमेंट होता है, ठीक है, जिसको आपने खरीदने के लिए या फिर क्या कहते हैं कोई भी आपने प्रॉमिस किया पेमेंट के लिए, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लास्ट ईयर क्वेश्चन था, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांटेज, ठीक है, कोई भी ही आप एक्सपेंस करते हैं जिससे कि आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट मिलता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। चाहे तो आपने कोई असेट खरीदा है, फिक्स्ड असेट्स खरीदा है, तो फिक्स्ड असेट जब भी आप खरीदेंगे तो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदेंगे। अगर रीसेल पर्पस के लिए खरीदेंगे तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने आज खरीदा कल बेच दिया, तो वो तो आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड हो गया। लेकिन अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है कोई प्लांट लगाने के लिए, जिसके से का प्रॉफिट आपको बहुत दिनों तक मिलेगा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। और ये परमानेंट होता है, उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है, एडिशन करा जाता है, एक्स्ट्रा खर्चे करे जा सकते हैं, सब्सटीट्यूशन करा जा सकता है, मतलब एक पार्ट हटा के दूसरा पार्ट लगा दिया मशीनरी में, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब उसको फैलाया जा सकता है, जैसे आपने कोई भी बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, और उसमें अलग अलग क्या कहते हैं और रूम्स डेवलप किए, ठीक है, और चीज़ें बनाई गई, तो उसको एक्सटेंशन को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है? जो जो चीज़ें हाईलाइट है उसको ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी विच इज इंटेंडेड टू असिस्ट इन अ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को बनाने के लिए जब भी क्या कहते हैं कोई एक्सपेंडिचर करा जाता है, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, या परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए या बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? रॉल एंड एसएम ने, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। अब गाइडलाइंस टू डिटरमाइन दैट एक्सपेंडिचर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैसे हमको पता चलेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। पहला है इंक्रीज प्रॉफिट, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है वो, ठीक है। इफ एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट ईदर पॉजिटिवली बाय इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी और नेगेटिवली बाय डिक्रीजिंग वर्किंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, या तो आपके डे टू डे खर्चे को कम करने के लिए ये आपने करा हो, या फिर क्या कहते हैं आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया हो, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रोड्यूस एन असेट्स, ठीक है, उससे आपने दूसरे असेट बनाने के लिए करा, तो भी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं हम, ठीक है। अगला क्या है? एग्जाम्पल्स को क्या क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर के? पहला परचेज ऑफ परमानेंट टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आप रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। ऑल सम्स स्पेंट ऑन द पॉइंट एंड असेट्स इज रेडी फॉर यूज, ठीक है, जितना भी आपका कॉस्ट लगता है उस असेट्स को यूज़ में लाने के लिए। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? वो इंस्टॉलेशन चार्ज, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोडक्शन के लायक बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ। फीस पेड टू लॉयर फॉर ड्राइंग लैंड परचेज, ठीक है, आपने कोई क्या कहते हैं लैंड परचेज खरीद किया है, उसके लिए जो लॉयर को पैसा दिया, वो भी क्या कहते हैं क्या कहलाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी को दोबारा यूज में लाने के लिए, ठीक है।
अगला पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या है, फाइनेंसिंग कॉस्ट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट पे किया है, लोन टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आपने इंस्टॉलमेंट में कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्सिस्टिंग एसेट्स, ठीक है, कोई भी एसेट्स आपने मशीनरी वगैरह लगाई है उस पर पेंट वगैरह ग्रीस वगैरह काम करने के लिए या रिपेयर वगैरह का काम करने के लिए, ठीक है, मनी पेड फॉर गुडविल, ठीक है, गुडविल को बढ़ाने के लिए, गुडविल क्या होता है, हमारा क्या कहते हैं, एक तरीके से क्या बोलते हैं, रेपुटेशन होती है बिजनेस की, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, मनी स्पेंट ऑन रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ ए हैंड ड्रिवन मशीन टू पावर ड्रिवन, ठीक है, हाथ से चलने वाली मशीनरी को आप इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले के लिए बनाए, तो इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। इतने अच्छे से आपको कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो आप ध्यान से पॉइंट्स को देखते जाइए, नोट करना नोट करते जाइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम, ऑन सर्विस एंड ऑन गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेल, ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए जब भी हम कोई खर्चा करते हैं, ठीक है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये बेनिफिट्स एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई खर्चा किया आपने तो इसके बेनिफिट आप एक साल तक के लिए यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अगर आपने कोई रीसेल पर्पस के लिए सामान खरीदा तो उसको खरीदने की जो परचेजिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। वेजेस अगर उससे रिलेटेड आपने कोई पे की है, वेजेस एक तरीके का क्या हो गया, मजदूरी पे किया हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब कि ये उस सामान को सेल करने के लिए, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। इंसिडेंटल टू वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के अच्छे से चलाने के लिए। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस जो कि आपने ये क्या कहते हैं, एसेट्स को अच्छे से चलाने के लिए करा हो, ठीक है, मतलब रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल एंड इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। और आप ये देखिए, ये एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं होंगे, एक साल से ज़्यादा के लिए होंगे तो वो सब उसमें आ जाता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ इनकम अर्निंग असेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जब उसे एक्वायर करने की, इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, और उसका जब हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो गया। एक्सपेंडिचर मेड फॉर इनिशिएशन और एक्सटेंशन, ठीक है, आपको मशीन इस्टेब्लिश करने तक का जितना कॉस्ट आता है, ठीक है, अगर मैंने पहले आपको रिपेयर वगैरह बोला तो रिपेयर वगैरह नहीं आता, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज आता है। मशीनरी इस्टेब्लिश करने तक का जितना भी कॉस्ट आएगा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद जितना भी होगा ग्रीस ऑयल ये सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ ये पॉइंट, अगर मैंने पहले थोड़ा अलग बता दिया हो, ठीक है, कि मशीनरी को एस्टैब्लिश करने तक, रेडी फॉर यूज़ करने तक का जितना भी चार्ज होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उसके बाद का जितना भी होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। वेदर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस और पार्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, वो आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है या फिर क्या कहते हैं आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म पर्पसेस से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखते हैं। इट इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है, जो कि रीसेल के लिए करा जा सकता है, ठीक है, और ये रूटीन के लिए करा जाता है। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए। इट इज़ नॉन रिकरिंग, मतलब कि ये बहुत हर रोज़ नहीं होता, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका यूजुअली चलता रहता है, ठीक है, और इसका बेनिफिट जो होता है सेवरल ईयर्स तक लिया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का विद इन ईयर के लिए होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। वेजेस ऑन इरेक्शन ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब क्या कहते हैं आप मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए करते हैं तो वो आपका क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल बन जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जब कि आप मशीन सीमेंट वगैरह खरीदते हैं
क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तब वो आपका बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, लीगल एक्सपेंसेस, रिपेयर, ठीक है, सबको दिए, सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जबकि न्यू प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए, मैंने बताया ना कि जब भी प्लांट को क्या कहते हैं प्रोडक्शन तक के लिए जितनी भी कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन के बाद वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन से पहले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मशीन इंस्टॉल करने तक जितना हो गया वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब वो इंस्टॉल हो गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जितने खर्चे हो गए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रिपेयर से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन था, ठीक है, रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड असेट्स टू पुट इनटू वर्किंग कंडीशन, ठीक है। अगर हमने क्या कहते हैं अभी तो कोई मशीनरी खरीदा है और उसको रिपेयर करा है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं करा है बिजनेस के लिए, ठीक है, तब तक तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद अगर रिपेयर कॉस्ट जाती है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि डेप्रिसिएशन पे था, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो खर्चे जो कि हम एक साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, पर ये 2-3 साल के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 10-12 साल तक, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर विच आर बेसिकली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का ही होता है, पर इनका बेनिफिट आगे की ईयर्स तक के लिए लिया जाता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट पे आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, आपका 1 लाख का प्रॉफिट होता है, आपने 1.5 लाख का एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया, तो आप 1 लाख के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं उसे आगे की ईयर में फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आगे की ईयर के प्रॉफिट से उसे सेट ऑफ करा जा सके। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू नेचर बट इट इज इनकर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, एक से ज़्यादा सालों के लिए ही करा जाता है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही नेचर का होता है। लेकिन मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर तक के लिए होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा के लिए। ईयर ऑफ अ बेनिफिट, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 से 5 साल तक के लिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 से 15 साल, ठीक है। रिकवरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार हो जाता है तो वो रिकवर नहीं होता, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर हो सकता है जब हम रीसेल करते हैं उसको, ठीक है, 10 साल 8 साल के बाद, ठीक है। आपने अगर मशीनरी इंस्टॉल की है तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी 10-12 साल, वो रीसेल के लिए आपके पास स्क्रैप के लिए अवेलेबल होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, इससे भी 3-4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन था आपका ब्रांच अकाउंट के डेटर सिस्टम में क्या कहते हैं, ब्रांच कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं 3 तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है नॉमिनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट अलग और रियल नॉमिनल को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो कि किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड हो। 3 तरीके के पर्सन होते हैं, पहला होता है नेचुरल पर्सन, यानी कि जैसे कि हम जैसे लोग हो गए, इंसान, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जब के छोटे छोटे पर्सनल अकाउंट्स को क्लब करके एक क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट बना दिया जाए। जैसे कि आपको आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपका बहुत लोगों से पैसा लेना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप सबका नाम ना लिख के एक ही अकाउंट में सबका नाम लिख देते हैं। जैसे सन्ड्री वर्ड आपने देखा होगा, यूज़ करते हैं सन्ड्री वर्ड्स डेटर के साथ और क्रेडिटर के साथ, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सन मैंने आपको बता दिया क्या हो गया, जैसे कि रमन ट्रेडिंग हो गया, कपिल, रोहन, ये सब नेचुरल पर्सन हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया, XYZ लिमिटेड, रमन ट्रेडिंग, ठीक है, असदुल्ला इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आ गया, सैलरी पेबल, इंश्योरेंस प्रीपेड। मैंने बता दिया ना कि कई बार क्या होता है आउटस्टैंडिंग जितने भी खर्चे होते हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया जाता है, या क्या कहते हैं प्रीपेड जितने भी होते हैं उनको क्लब कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो गोल्डन रूल में फॉर्मूला होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पैसा रिसीव करता है या कुछ रिसीव करता है तो या उससे बढ़ता है
उसका अमाउंट या वैल्यू, तो उसको डेबिट करते हैं, और उससे घटता है तो क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट का मतलब क्या है कि ये रियलिटी से रिलेटेड है, किसी असेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिसको हम कर सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको ना टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, डेबिट में क्या जाता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से करते हैं, और क्रेडिट में जाता है जो कि बिजनेस से बाहर जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, असेट से रिलेटेड। ठीक है, और असेट्स क्या होता है, ऐसी हर एक चीज़ जिसकी ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, और जिसको आप कैश में कभी कन्वर्ट कर सकते हो, या आपके पास पहले से ही कैश में हो। मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, जैसे खर्चे हो गए, खर्चों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये फिक्टिशियस नेचर के होते हैं। ठीक है, जिसमें इनकम आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, ये सब चीज़ें, लॉसेस आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नाम से पता चल रहा है ये तो खर्चा है या इनकम है, तो वो नॉमिनल नेचर का हो गया। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच क्या हो गया, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक तरीके की कंपनी हो गई, जैसे बैंक हो गया, जैसे कोई कंपनी हो गई। तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो और इसका जो रूल होता है, डेबिट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितना भी आपका खर्चा हुआ, घाटा हुआ, वो सबको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। जितना आपका फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो सब आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल है कैसे आप पहचानेंगे। जैसे कैश है, कैश मैंने बोला था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास पहले से कैश की फॉर्म में हो, या कभी ना कभी कैश की फॉर्म में आ सकती है, उसको असेट्स बोलते हैं, और असेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है। कैपिटल क्या होता है, ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ओनर किससे रिलेटेड हो गया, एक पर्सन से रिलेटेड हो गया, यानी कि एक पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, परचेज और सेल्स को कभी कभार नॉमिनल मानते हैं, कभी कभार रियल मानते हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरीके से मेथड होता है उसका। तो ठीक है, आप इसमें दोनों में से कोई, वैसे तो कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही ट्रू है, या कभी कभार पूछ ले कि ए और बी, इफ़ बोथ ट्रू। ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू सो मच। ठीक है, सपोर्ट कीजिए।